बार अपन फिर से उपस्थित हैं ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, इसमें मेरे पीछे के वीडियोज़ में मैंने आपको कहा था कि जब भी वेस्पर्ट पढ़ेंगे उस वेस्पर्ट में अपन पढ़ेंगे कि पीछे का, इससे पहले अपन ने पढ़ा था संकरण, और संकरण को मैंने कहा था कि संकरण जो है वह वेस्पर्ट का ही अपन कह सकते हैं प्री वेस्पर्ट है, मतलब कि संकरण के बगैर अपन वेस्पर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो संकरण के पश्चात अपना जो अगला टॉपिक, उसमें मैं कह रहा था कि अगला टॉपिक अपना वेस्पर्ट होगा। BSc जो थ्योरी है, सिद्धांत है, तो इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं अभी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक एग्ज़ाम के लिए 11th से शुरू हो जाता है। 11th है, 12th है, IIT है, नीट है, JEE है, सेट है, गेट है, JRF है, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन करने का प्रयास करेंगे। तो वेस्पर्ट का फुल फॉर्म होती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। यानी यह सिद्धांत जो है वह प्रतिकर्षण पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार इट डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यह सिद्धांत जो है अणुओं की आकृति बताने में प्रयुक्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि यह शेप बताता है। जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, उनकी शेप बताने में यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी सिद्धांत के द्वारा बताई जाती है उनकी शेप्स। स्पेस मॉडल ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, यानी वेस्पर्ट थ्योरी क्या है? एक प्रकार से इट डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड स्पेस मॉडल ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। यानी यह जो आबंधित परमाणु है उनका अंतरिक्ष में जो उनका त्रिविम में उनका विन्यास है, उनकी व्यवस्था है, वो मॉडल है। सबसे पहले देखिएगा 1940 में सिड्विक और पावेल ने इसकी अवधारणा रखी थी और वेस्पर्ट सिद्धांत को दिया गया था। यानी वेस्पर्ट सिद्धांत किसने दिया था? सिड्विक और पावेल ने। आया हुआ प्रश्न है RPSC के द्वारा। उसके बाद 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम नामक दो वैज्ञानिकों ने इसे मॉडिफाइड किया, इसे संशोधित किया। और आज अपन जो इसका रूप पढ़ रहे हैं वो अपन इसका कंप्लीटली संशोधित रूप पढ़ेंगे, क्योंकि अपन इससे पहले संकरण पढ़ चुके हैं। इसलिए संकरण के बगैर वेस्पर्ट नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए अपनी पहले की कक्षाएं सारी की सारी संकरण पर आधारित थी। लगभग 2 कक्षाएं हुई थी अपनी वेस्पर्ट संकरण की। और अब अपन पढ़ते हैं इसके। तो देखिए, इसके पोस्टुलेट्स लेते हैं अपन, जो इसके मुख्य पॉइंट्स हैं अपन उनको लेते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के द्वारा अणुओं की जो भी ज्यामिति है और जो भी उसकी आकृति है। देखिए, ज्यामिति और आकृति में फर्क रहेगा, अभी अपने को पता चल जाएगा किस प्रकार से क्या रहना है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट आता है, अणु अथवा आयन के सभी बंध यदि एकल बंध हों। इसका तात्पर्य ये रहा कि उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं, सारे के सारे क्या हैं? एकल बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड, जिसे अपन सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। तो उस स्थिति में अपन, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई भी लोन पेयर यदि उसमें नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर सेम है, एक जैसे हैं, तो इस स्थिति में अणु अथवा आयन की जो भी संरचना होगी वह रेगुलर स्ट्रक्चर कहलाएगी, नियमित संरचना। और यह संरचना वही संरचना होगी जो उसका संकरण है। जैसे अपन बात करें कि भाई sp2 है, sp2 के लिए अपन कह रहे हैं कि भाई त्रिभुजीय वर्ग समतल त्रिभुजीय संरचना होती है। तो बिल्कुल जो उसकी संरचना है वही उसकी आकृति है, सेम का सेम, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट आता है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वेस्पर्ट सिद्धांत का, वो ये, यदि अणु अथवा आयन में बंध युग्म के साथ साथ यानी बॉन्ड पेयर जो है उसके साथ साथ यदि लोन पेयर भी हो तो अणु की सारी कहानी बदल देते हैं ये। और कहानी बदलने का मुख्य कारण होता है क्योंकि लोन पेयर जो है वो केंद्रीय परमाणु के ऊपर स्थित होते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो 2 परमाणु के बीच में स्थित होते हैं या 2 परमाणु द्वारा सहभाजित होते हैं। जो भी उनके बीच में है, हो सकता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अधिक खिसक जाए, लेकिन वो 2 परमाणु द्वारा के बीच में सहभाजित होते हैं। जबकि लोन पेयर क्या है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर स्थित होता है, फलस्वरूप इसका प्रतिकर्षण बल सर्वाधिक होता है और इस प्रतिकर्षण बल के फलस्वरूप ये रेगुलर स्ट्रक्चर जो है ये पूरी तरह से बदल दी जाती है। होता यूँ है कि सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर और नॉन पेयर के बीच में होता है, जिसे अपन हिंदी में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं।
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मैंने संगणन में आपको पढ़ाया था। तो वही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण सर्वाधिक होता है, उसके पश्चात इससे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म में, और उससे कम प्रतिकर्षण होता है बंध युग्म और बंध युग्म में। अब अपन देखते हैं कि यह लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर जो प्रतिकर्षण है, यह किसी भी अणु अथवा आयन की आकृति को कैसे प्रभावित करता है, उसकी ज्यामिति को कैसे प्रभावित करता है। तो लीजिए, अब वेस्पर्ट के जो सेकंड पोस्टुलेट था उसे अप्लाई करते हैं अपन। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन sp संकरण के लिए। इसमें एग्जांपल लिया मैंने CO2 में देखिएगा, जैसा मैंने पीछे बताया था कि वह संकरण अपन कैसे ज्ञात करते हैं, इजी गोइंग और इजी तरीके से। तो उसमें 2 सिग्मा आते हैं, और इस यहाँ अपन आसान से देख पा रहे हैं कि इसमें 2 सिग्मा है और लोन पेयर कोई भी नहीं। फलस्वरूप 2 सिग्मा के लिए sp संकरण और बिल्कुल रेगुलर सिमेट्री लीनियर, 2 के लिए वैसे भी लीनियर ही रहनी। फिर आता है अपना sp2 संकरण। sp2 संकरण में मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिखे हैं। bf3 पहला, bf3 में बॉन्ड पेयर 3 सिग्मा और कोई भी लोन पेयर नहीं है। फलस्वरूप इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, यानी समतल त्रिभुजीय संरचना वाला ये होगा। लेकिन इसी में मैं अगला अप्लाई कर रहा हूँ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में देखिएगा, इसमें sp2 संकरण है। अपन ने देखा इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है जब अपन sp2 संकरण की अपन बात करते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर के बीच में जब रेगुलर सिमेट्री होती है तो 120 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन यहाँ पर इस लोन पेयर की वजह से अब यह 120 डिग्री का एंगल बदलने वाला है। और यहाँ देखिएगा, यह जो रिपल्सन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हो गया, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने से जो 120 डिग्री एंगल था यहाँ बॉन्ड एंगल, वह अब 120 डिग्री से घट जाता है, पहले की तुलना में अब कम हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बिल्कुल 3 बंध हैं, तो 3 के बीच में 3 बॉन्ड एंगल है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ ऐसा नहीं है, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड तो यही है, लोन पेयर को इसमें कंसिडर नहीं करते, क्योंकि लोन पेयर तो खुद ही सल्फर के ऊपर मौजूद है, वह किसी बंध में भाग नहीं ले रहा है, इसलिए यह कोई बंध नहीं बना रहा, बंध तो केवल यही है, तो इसको ही अपन कंसिडर करेंगे। तो 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर की वजह से संरचना जो है, इसकी ज्यामिति जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई, विकृत हो गई। और अब अपने को इसकी शेप देखनी है, तो हमेशा ध्यान दें जब भी शेप चेक करें तो लोन पेयर को देखना बंद कर दें। और जैसे ही अपन ने लोन पेयर को देखना बंद किया, इसकी स्ट्रक्चर अपने को दिखेगी वी के जैसी, या अपन कहेंगे इसे बंकित या बेंट, मुड़ी हुई संरचना इसकी दिखाई देती है। अब अगला अपन एग्जांपल लेते हैं sp3। sp3 में एक एग्जांपल अपन लेते हैं CH4 का, CH4 मेथेन। इसकी स्ट्रक्चर अपन यूं बनाते हैं, HHH, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 4 सिग्मा बॉन्ड के फलस्वरूप यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि एक भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब रेगुलर सिमेट्री, बिल्कुल नियमित ज्यामिति इसकी प्राप्त हो रही है, और बॉन्ड एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन दूसरा एग्जांपल अपन हाथों हाथ लें H2O का, जल में अपन देख पाते हैं कि 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। फलस्वरूप यहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा गड़बड़ाने वाला है, और रिपल्सन लोन पेयर के बीच में सर्वाधिक, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम। तो ये रिपल्सन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ मैंने थीटा लिखा है, यह 109 डिग्री 28 मिनट से भी बहुत ही कम हो जाने वाला है, और इसके फलस्वरूप अब इसकी ज्यामिति विकृत हो जाएगी। और विकृत ज्यामिति में अपन देख पा रहे हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी, अपने को कैसा दिखेगा। तो देखने का तरीका मैंने वही बताया, लोन पेयर के ऊपर लोन पेयर को जानबूझकर देखना बंद कीजिए कि भाई ये तो है ही नहीं, और अब अपने को कैसा दिख रहा है, वही बंकित या वी शेप वाला। इस प्रकार से अपन देख पाते हैं कि भाई लोन पेयर है वह बॉन्ड एंगल को कैसे प्रभावित करता है। लीजिए अगला संकरण लेते हैं अपन sp3d, और इसके 3 एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। सबसे पहला जो रेगुलर सिमेट्री देगा PCl5, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1 भी नहीं है। स्ट्रक्चर ये जिसमें 120 डिग्री बॉन्ड एंगल यहाँ, और अक्षीय जो मैंने एक्सियल और इक्वेटोरियल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, वो वाली कंडीशंस यहाँ जहाँ अपन बेंट रूल लगा रहे थे वो वाली सी सिचुएशन आ गई यहाँ पर।
तो ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है sp3d, जिसकी स्टडी अपन पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ रेगुलर सिमेट्री इसकी प्राप्त होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। अगला एग्जाम्पल लिया अपन ने ClF3, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। देखिए Cl में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7 बना दिए। 3 फ्लोरीन 3 से जुड़े हुए, मैंने पहले बता दिया है आपको कि संकरण कैसे निकालते हैं। तो 3 सिग्मा ये हो गए और 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर हो गई इसकी ये, यहाँ अपन ने लिखा Cl और ये। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, यानी 3 फ्लोरीन जोड़ने हैं, 2 लोन पेयर। सबसे पहले किसे रखना है अपने को, मैंने पहले ही बता दिया था, सबसे पहले रखेंगे अपन लोन पेयर को। लोन पेयर कहाँ रखेंगे, जहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि अपन चाहते हैं कि इनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो। तो रिपल्सन कम से कम करने के लिए अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, और ऊपर वाले और जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड एंगल मिल रहा है वो 90 डिग्री एंगल। फलस्वरूप अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे। 2 लोन पेयर हैं, तो दोनों लोन पेयर को अपन ने रख दिया 120 डिग्री के एंगल पर। सेकेंड अपन बात करें कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वह कहाँ आएगा, एक्सियल पोजीशन पर अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। तो यहाँ फ्लोरीन, उस स्थिति में भी यही कंडीशन आनी है, क्योंकि ये अपन ने ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ लिया है। अब इसके तहत अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ रिपल्सन हो रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है। अभी अपने को टी शेप के जैसा दिख रहा है, टी के जैसा, बिल्कुल अपन इसे टी शेप बोल सकते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ देखिएगा दोनों रिपेल कर रहे हैं, और फिर ये यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन शुरू हो गया, फलस्वरूप ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धस जाता है। तो यहाँ पर इसकी शेप बदल गई है, और ये हो गया अब टी शेप। जो पहले रेगुलर सिमेट्री में था त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, वही उसकी ज्यामिति थी, वही उसकी आकृति थी। अभी ये है चेंज हो गया है, टी शेप बन गया है, क्योंकि अपन लोन पेयर को कभी भी सेट में कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है अपना I3 नेगेटिव। मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए, संकरण ज्ञात कीजिए। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है I3 नेगेटिव। वही आयोडीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन अपन ने जोड़ रखा है, 2 और बचे हुए हैं, इसमें 2 आयोडीन और जोड़ दिए, और चूंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना दिए, तो इसमें 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। स्ट्रक्चर वही बनाए अपन, ये वाली, ये लो सर। अब अपने को 3 लोन पेयर पहले ठिकाने हैं, तो 3 लोन पेयर, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, बचे हुए अब आयोडीन। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से अपन बता पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों आयोडीन एक ही रेखा में आ रहे हैं, सरल रेखा में। तो इसे अपन कहेंगे लीनियर शेप वाला। इस स्थिति में अपन बता पाएंगे आराम से कि I3 नेगेटिव जो है वह लीनियर शेप करता है। थर्ड पोस्टुलेट है अपना, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण की मात्रा केंद्रीय परमाणु व अन्य परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता में अंतर पर निर्भर करती है। यानी कोई भी अणु हो, कोई भी अणु के बीच में, जैसे मैं अपन ने यहाँ लिखा फॉस्फोरस से आयोडीन जुड़ा हुआ, फॉस्फोरस से ब्रोमीन और फॉस्फोरस से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जुड़ करके ये 3 प्रकार के मैंने कंपाउंड्स यहाँ अणु लिख दिए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में जो रिपल्सन होना है, यहाँ जो रिपल्सन होना है वह रिपल्सन डिपेंड करेगा, बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो डिपेंड करता है ये जो दोनों परमाणु केंद्रीय और अन्य परमाणु जो जुड़े हुए हैं इनके बीच की विद्युत ऋणताओं पर डिपेंड करेगा कि कितनी विद्युत ऋणता में अंतर है। अब अंतर क्या करेगा देखिएगा, यहाँ विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाली कैपेसिटी। तो जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी वह बंद युग्म के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने से वो क्या हुए, केंद्रीय परमाणु से दूर हो गए। केंद्रीय परमाणु से दूर होने से जो लोन पेयर था, जो पहले रिपल्सन कर रहा था, अब वो रिपल्सन हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो इससे दूर हो गए, फलस्वरूप यह बंद कोण में दबाव हो गया और बंद कोण का मान घट गया। यदि यहाँ पर जो अन्य परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी विद्युतता कम है तो वह बंद युग्म के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींच पाएंगे, फलस्वरूप वो क्या रहेंगे, वो दोनों परमाणु के बीच में ही सहभाजित रहेंगे, और उससे यहाँ जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है वो ज्यादा होगा।
फलस्वरूप यह इसको दबाने के बजाय इतना नहीं दबा पाएगा जितना कि अधिक विद्युत ऋणी वाले बंध को दबा देता है। इसके कारण से अधिक विद्युत ऋणी वाला जो भी परमाणु है उसके अणुओं का बंध कोण है वह कम विद्युत ऋणी वाले परमाणुओं की तुलना में कम है। चौथा पोस्टुलेट्स, यदि यहां पर देखिएगा, यदि उस चौथे पोस्टुलेट्स की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पोस्टुलेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए है जिनमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। पहली चीज, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, और दूसरा उसमें यदि लोन पेयर मौजूद नहीं है और वो यहाँ पर अपन ने लिखा है और सराउंडिंग एटम्स आइडेंटिकल, सभी चारों तरफ के जो भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, यानी यहाँ फ्लोरीन है तो चारों क्लोरीन है, फ्लोरीन है तो चारों क्लोरीन है, identical and all electron pairs are bond pair, then change in electronegativity of surrounding atom as well as central atom does not alter the bond angle। यानी यदि कोई भी लोन पेयर नहीं हो, सभी बॉन्ड पेयर हो और वो जितने भी सराउंडिंग एटम हैं वो सारे के सारे उस मॉलिक्यूल में एक जैसे हों, अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उस मॉलिक्यूल में तो एक जैसे ही हों, तो उस स्थिति में चेंज, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है इनकी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन सभी के बॉन्ड एंगल हैं वो बिल्कुल इक्वल होंगे, समान होंगे। जैसे CF4 है, CCl4 है, CBr4, सभी एंगल समान है, BF3 है, BCl3 है, BBr3। ये अपना था चौथा पोस्टुलेट। पांचवा पोस्टुलेट है डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन सिंगल बॉन्ड, यानी यदि द्विबंध और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये दोनों आ रहे हैं उस स्थिति में डबल बॉन्ड है, अपने को पता है कि पाई बॉन्ड है, उसका जो अब इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन नंबर है वो ज्यादा दूर तक फैला हुआ रहता है, फलस्वरूप यह ज्यादा वॉल्यूम घेरता है सिंगल बॉन्ड की तुलना में, इसलिए इसका रिपल्सन ज्यादा हुआ। फलस्वरूप यहाँ पर थीटा जो है, मैंने यहाँ 3 प्रकार के बॉन्ड एंगल दिखाए, थीटा, थीटा1, थीटा2, तो यहाँ पाई बॉन्ड की तरफ जो है वह मोर ऑक्यूपाइड एरिया हो गया पाई बॉन्ड के द्वारा, फलस्वरूप यहाँ थीटा1 और थीटा2 ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन थीटा का मान इन दोनों के मान की तुलना में कम हो। लीजिए अपन वेस्पर्ट के समापन की तरफ अग्रसर हैं। एक ही एग्जांपल, डाइमेथिल ईथर, इसका बॉन्ड एंगल देखिएगा, यहाँ पर अपने मतानुसार 109 डिग्री 28 मिनट से इसका बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप रिपल्सन अराइज, इन दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच में रिपल्सन उत्पन्न हो जाता है और इस रिपल्सन के फलस्वरूप यह कम होने की बजाय 109 डिग्री और 5 मिनट बढ़ जाता है। तो डाइमिथाइल ईथर का एग्जांपल अपने को याद रखना है। और लास्ट अपना जो पोस्टुलेट है वेस्पर्ट सिद्धांत का वही है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर देन सराउंडिंग एटम देन डबल बॉन्ड इज डोमिनेंट ओवर द लोन पेयर, यानी डबल बॉन्ड है वह लोन पेयर के ऊपर प्राथमिकता से अपनी भूमिका अदा करेगा। तो आज अपन ने पढ़ा वेस्पर्ट सिद्धांत। वेस्पर्ट सिद्धांत से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके पश्चात अगला टॉपिक रहेगा अपना केमिकल काइनेटिक्स।